वेलकम टू लेक्चर 2 दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में किया था रिडक्शन फार्मूला साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। तो चलो लिख लेते हैं इसे। अरे मेरा पेन कहाँ है, ये रहा। तो साइन की पावर एन एक्स डी एक्स हमने ये कर लिया था कवर। इसमें मैंने तुमको बाई पार्ट्स के बेसिक्स बताए थे और उसके बाद तुमको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन। फिर मैंने इन बिटवीन तुमको थोड़े से फ्रैक्शंस के भी कंसेप्ट बताए थे। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, कॉमन कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने कवर किए थे। तो ये एक रीज़न था जिस जो हमारे लास्ट वीडियो को इतना लंबा 1 घंटे का एक्चुअली वीडियो बनाता है। 1 घंटे में तो लोग मूवी देख लेते हैं। तो देखो, मेरा एम क्या था कि अगर तुम टेंथ के तुम्हारे अगर मैथ्स, 11th की मैथ्स, 12th की मैथ्स, इवन एम वन भी कंसिडर करते हैं, अगर तुम्हारा ये पार्ट भी वीक रहा या फिर सपोज फॉर सम रीजंस तुम्हारा ये अच्छे से नहीं हुआ, तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो, तो मैंने ये कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि तुम्हारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए। तुमको हर स्टेप पता हो कि ये हमने स्टेप क्यों लिया, हर एक स्टेप का बैकग्राउंड क्या है। अब ये तुमको क्या करेगा, तुमको अगर तुम्हें कोई भी नया क्वेश्चन आया, न्यू क्वेश्चंस, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, मतलब M2 का नहीं, इवन तुम्हारे देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितने मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, उसमें कितना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब लगता है। तो उसमें भी तुम लोग ये कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये सोच के तुम्हारा ये कोर्स बनाया है कि कोई भी बच्चा हो, कैसा भी हो, उसको छोड़े ना। और मैंने देखा है कि मोस्टली कॉलेजेस में बेसिक्स क्लियर नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने सोचा कि अगर यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है ही नहीं, तो क्यों ना मैं ही अपलोड कर देता हूँ, और करते करते मेरी भी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी तुमको सिखाते सिखाते, तो हम दोनों का फ़ायदा है। तो अब हमने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था, तो इसको करते हैं टिक मार्क। टिक मार्क कहीं तो मारते हैं, यहाँ मार देते हैं। चलो, अब हमको दिया है इवैल्यूएट रिडक्शन फार्मूला, जिसमें हमें दिया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले हमको क्वेश्चन कैसा दिया था, देखो ऐसा दिया था, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। सही। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने तुमको 0 और π/2 लिमिट्स दिए तो रिडक्शन फार्मूला कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं तुम लोग के लिए कि इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अब जिनको नहीं पता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में अप्लाई कैसे करते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। तो पहले हम एक लाइन मारते हैं और यहाँ लिखते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में तुम्हारा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक सिंपल सा, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cos x dx। इसमें क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन x होता है। अगर अभी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे तुम सॉल्व करते जाओगे ना, फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऑनेस्टी दिखानी, सॉल्व करना है। भले ही तुम आधा सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो। जितना तुम मैनुअली खुद से मेहनत करके सॉल्व करोगे, उतना तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा और तुमको कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे ज़रूरी है तो है कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स को अप्रोच करते हुए। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया तो तुमसे मिस्टेक्स होंगी, और तुमको पता है कि मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो इक्वेशन ही गलत हो जाती है। तो मैथमेटिक्स में रिलैक्स होकर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी रिलैक्स होकर सॉल्व करता हूँ तुम्हारे डेरिवेशंस। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कैसे होता है, मैं बस क्या करता हूँ कि रिलैक्स होके कामली अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे कौन से बेसिक्स यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। इसलिए मैं तुमको बेसिक्स भी क्लियर करवा रहा हूँ। तो चलो, तुमको ये वाला आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है। सपोज मैंने तुमको दिया होता कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो करो, लेकिन अपर लिमिट मैं तुमको देता हूँ π/2 और लोअर लिमिट देता हूँ तुमको 0। अभी ये π/2 क्यों लिखा हुआ मैं तुमको बाद में बताता हूँ। पहले देख लेते हैं कि π/2 और 0 जब हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट दी जाती है
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो तुम इसको भूल जाओ, भूल जाओ। क्या बोल रहे हो भैया? देखो, भूल जाओ से मेरा मतलब क्या है कि तुम अभी इस पे फोकस करो। तो ये तुमको क्या देगा आंसर? साइन एक्स देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया था, एग्जैक्टली वैसे ही है। अब क्या करना कि तुम यहाँ लगाना स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, एग्जैक्टली लगाओ, सोचो नहीं क्यों लगाया, अभी तुम देखो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद तुम लगाओ यहाँ पे पाई बाई टू की वैल्यू। तो ऊपर लिखो पाई बाई टू, नीचे लिखो ज़ीरो। यहाँ पे भी देखो, ऊपर लिखी थी पाई बाई टू, नीचे लिखा था ज़ीरो। सेम करना है यहाँ पे। ये करने के बाद तुमने क्या किया है, दिखाया है कि इंटीग्रेटेड होने के बाद हम पाई बाई टू और ज़ीरो अपर लिमिट लोअर लिमिट ले रहे हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले तो हम लिखेंगे अपर लिमिट। तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन ज़ीरो। अब मैंने क्या किया है, अपर लिमिट था ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स थी ना, एक्स की जगह मैंने पाई बाई टू को पहले सब्स्टिट्यूट किया, तो ये रहा साइन पाई बाई टू। उसके बाद मैंने एक्स में ज़ीरो वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आया ज़ीरो। तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने यहाँ क्या किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन और साइन ज़ीरो की होती है ज़ीरो, तो आंसर क्या आया, वन। अब जिनको ये नहीं पता कि साइन पाई बाई टू आखिर होता क्या है और ये पाई क्यों लिखा है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ अगले वाले स्लाइड में। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो हम करेंगे अभी क्या, पाई कंसेप्ट को क्लियर। तो पाई कंसेप्ट, तो एक सर्कल बनाते हैं, ये बन गया हमारा सर्कल, इसका रहेगा यहाँ पे सेंटर। तो तुमको पता होगा कि सर्कल की बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। बाउंड्री करने के लिए एक फॉर्मूला था, तुमको याद भी होगा, ऐसा कुछ था, 2πr, याद है। अब फॉर हमारा डेरिवेशन या फिर हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए r की वैल्यू लेते हैं 1, तो ये क्या होता है, 2π। तो 2π हो गया इसकी बाउंड्री। उसके बाद तुमको ये भी पता होगा कि सर्कल का टोटल डिग्री वो क्या होती है, वो क्या होती है, 360 डिग्री। तो तुमने अगर वो देखा है क्या, देखो एक डी होता है, डी, डी जिसको ज्योमेट्री बॉक्स में तुमने देखा ही होगा और तुम्हारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर के बीच में भी होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर तुम दो डी को मिला दो तो एक सर्कल बनता है, और वो सर्कल क्या होता है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्या हो गया, 360 डिग्री। तो ये हमारा सर्कल का हो गया टोटल एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना टू, क्योंकि देखो बाउंड्री को हम 2π से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाउंड्री को हम 360 डिग्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम दोनों को इक्वेट कर दें। दोनों का मतलब एक ही है ना, तो इक्वेट तो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम 2 को यहाँ भेजेंगे तो कैसा इक्वेशन दिखेगा, पाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू क्या हुई, पाई हो गया हमारा 180 डिग्री। ये छोटा सा डेरिवेशन इसके कि हमने पाई की वैल्यू हम 180 डिग्री क्यों लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो कि अगर मैं पाई को किससे करूँगा, 2 से डिवाइड, तो देखो क्या होता है, 180 डिग्री था पाई की वैल्यू, मैं क्या चाहता हूँ 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, 2 1 2, 2 9 18 और फिर 0 जो बच गया, तो 90 डिग्री। तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही
पाई/4 होता है 45 डिग्री, पाई/6 होता है 30 डिग्री, पाई/3 होती है 60 डिग्री। तो जो हमने ऊपर देखा था कि ये पाई/2 क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई/2 हमारा, चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो पाई/2 क्या होता है हमारा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, जो कि क्या दिखाता है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या बोल रहा था ये, साइन की वैल्यू मतलब साइन 90 डिग्री ये बोलना चाहता था पाई/2। और तुमने ये टेबल तो देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ देखो साइन, साइन की वैल्यू क्या 90 डिग्री, तो साइन की वैल्यू 90 डिग्री क्या होती है 1। तो ये रीज़न था कि यहाँ पे मैंने 1 को सब्सटीट्यूट किया, और यहाँ पे देखो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो क्यों आया, तो ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि साइन की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ही होती है। तो ये था रीज़न पाई/2 और पाई का कंसेप्ट आखिर होता क्या। तो देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और इसके तुमको वैल्यूज़ है ना याद होने चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ कहीं ना कोई क्वेश्चन में अप्लाई होना ही है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इसके वैल्यूज़ तो इम्प्लीमेंट होने ही है। तो इससे अच्छा तुम इसको याद ही कर लो, और याद तो करते हैं वैसे भी, लेकिन अभी मैं तुमको बताता हूँ कि याद करने का आसान तरीका होता क्या है एक्चुअली। अगर तुम उसको ऐसे याद करोगे ना डायरेक्टली, तो तुम भूल जाओ भाई कब याद होगा कभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं तुमको ट्रिक ही बताता हूँ। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको पाई के टर्म्स में। तो 0 डिग्री पाई के टर्म्स में कैसा होगा, 0 होगा, यहाँ पाई/6, यहाँ पाई/4, पाई/3 और पाई/2। इसके बाद देखो तुमको बस साइन थीटा की जो वैल्यू है ना उसको एज इट इज़ याद कर लो। तो पहले साइन साइन थीटा का सीक्वेंस दिखते, तो क्या है 0, यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है 5 वैल्यूज़ जो तुमको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ लर्न इट। क्यों लर्न करना है, देखो अगर तुमने इसको लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद तुम देखोगे इसके साथ क्या मैजिक होता है। तो अगर तुमको करना है कॉस थीटा को फाइंड, तो कॉस थीटा पता है कैसे होगा, ये जो तुमने राइट सीक्वेंस लिखा ना राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन में, तुमको बस वो डायरेक्शन को लेफ्ट कर देना है। क्या करना है, लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा सीक्वेंस कैसा दिखेगा, ये कुछ दिखेगा ऐसा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो तुमने साइन थीटा की वैल्यू याद करके क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो तुमने साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर लिया, तो तुम टैन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा ना इसको बोलते हैं कि वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा की तो वैल्यू हमें पता है, अगर हम साइन थीटा अपन कॉस थीटा करें तो हमें टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यही करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब क्या, 0/1। इसका आंसर क्या होगा, 0 होता है। कोई भी वैल्यू 0 हो, अगर तुम उसको कोई भी वैल्यू से डिवाइड करो, तो 0/3 करो, 0/58 करो, या 58, 78 जो भी है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। बट अगर तुम कोई भी वैल्यू अगर न्यूमरेटर में 0 मतलब 1/0 है, तो तुम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड कहा जाता है, नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पे अभी वो नॉट डिफाइंड आने भी वाला है। अब देखो तुम यहाँ पे फोकस करो,
इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो 1/2 को तुम एज इट इज़ लिखो 1/2। उसके बाद ये जो वैल्यू है ना, इसको करो तुम यहाँ पे इनवर्स। मतलब क्या, कि वहाँ पे √3/2 था ना यहाँ पे, तो यहाँ करो तुम 2/√3। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3 बचा। तो ये है हमारी वैल्यू tan की। हमारी वैल्यू क्या आई, 1/√3। और इसकी क्या हो गई, ये होता है 1, क्योंकि कोई भी वैल्यू √2/√2 भी हुआ ना, तो ये सेम है तो कट के तो 1 ही आएगा। यही है कंसेप्ट। उसके बाद ये करेंगे डिवाइड, ये क्या होगा, √3/2। उसके बाद 1/2, तो कैसे लिखते हैं, √3/2, इसको करो तुम इन्वर्स। इन्वर्स करने के बाद 2/1 होगा। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3 बचा। चलो √3 को सब्सटीट्यूट करो वहाँ पे। तो √3 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा यहाँ पे √3। अब देखो यहाँ क्या है, 1/0। तो मैंने तुमको बताया कि 1/0 हो, 88/0 हो, 100/0 हो, ∞/0 हो, वो नॉट डिफाइंड कहा जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए नॉट डिफाइंड। तो हमने वैल्यूज़ को याद करने का तरीका देख लिया। अगर तुम सोच रहे हो कि कोसेक, कॉट और सेक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी सिंपल है। क्या करना है, तुमने अभी यहाँ पे किया ना, जो वैल्यूज़ आई हैं इसको बस इन्वर्स करना है। जैसे कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है ना। तो तुम इसको बस 1/sin कर दो। तो चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो तुमको पता है कि sin π/6 क्या है, sin π/6 है 1/2। तो कोसेक पता है क्या होगा, कोसेक π/6 ये इसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/1, जो कि होता है 2। तो कोसेक कॉट क्या होगा, 1/tan। और सेक क्या होता है, 1/cos। तो तुमने ये सीरीज याद करके तुमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, तुमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो तुम्हारा ट्रिक हो गया सफल। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रिक। तो ट्रिक नहीं, ये तो कंसेप्ट एक तरह का। तो ट्रिक को काट देते हैं, ऐसे ही ठीक लग रहा है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो मैं करता हूँ स्लाइड को थोड़ा चेंज और बढ़ते हैं आगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो बेसिक्स सीखे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, क्या जो हमने इंटीग्रेशन में देखो सीखा कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैसे पुट करके आंसर निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो π/2 π/6 ये सब के जो वैल्यूज़ होते हैं उनको यूज़ ऑल्सो उनको याद कैसे करते हैं। तो अब हम अपने डेरिवेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको दिया था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब रिडक्शन फार्मूला में यूज़ करेंगे तो वो रिडक्शन फार्मूला कौन सा फॉर्म लेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लेंगे नॉर्मल रिडक्शन फार्मूला, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx नेगेटिव साइन n-1 x cos x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n i n-2। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट भी नहीं है, अपर लिमिट भी नहीं है और लोअर लिमिट भी नहीं है। तो जब हम उस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे तो लिखते हैं अप्लाइंग लोअर एंड अपर लिमिट। तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बस हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 0 π/2 साइन की पावर n x dx इक्वल, अब देखो
ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है ना, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन एक्स कॉस एक्स अपॉन एन, और जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिखते हैं अभी के लिए, तो एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। अब देखो ये वाली इंटीग्रेट हो चुकी है वैल्यू, तो इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, 0 पाई/2, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू, ये जो x की है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन n-1, अब x की जगह क्या डालोगे, पाई/2, तो पाई/2 कॉस पाई/2 अपॉन n नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव साइन n-1 0 कॉस 0 अपॉन n। वैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया, इसकी जगह तुम नॉर्मल ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हो, मतलब राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया राउंड ब्रैकेट्स। और अभी तो हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको हम नॉर्मली अभी ऐसे ही लिखेंगे, n-1 अपॉन n और in-2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अभी हम देखो यहाँ पे तो हमें मिल गया ना अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो क्यों ना पहले हम इसको ही सॉल्व कर दे, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। अब ध्यान से देखना, तुमको पता है कि कॉस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और तुमको मैं ये चीज़ टेबल पे भी दिखा सकता हूँ। तो देखो साइन की 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है, और कॉस की पाई/2 मतलब क्या, 90 डिग्री, इस पर क्या है, 0 वैल्यू है। अब तुम देखना क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है, कॉस पाई/2, अभी देखो ये 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, और क्योंकि ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो 0 इंटू कुछ भी करो तो वो तो 0 हो जाएगा ना, तो हमारा ये पूरा पार्ट 0 हो गया। और अब तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो साइन 0 है, साइन की वैल्यू 0 है, तो ये इक्वेशन में पूरा कट गया। तो क्या हुआ ये भी 0 हो गया, -0 हो गया, और बचा क्या, जिसको हमने छोड़ दिया था, n-1 अपॉन n in-2। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ अगले स्लाइड में। अब हमारी डेरिवेशन पहुँच गई है ये वाली इक्वेशन पे, तो हमारे स्टार्टिंग के टर्म्स सब 0 हो गए थे, सब नलीफाई हो गए, और हम पहुँचे यहाँ पर। तो हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोग ने i की वैल्यू ली थी 0 से लेके पाई/2, जिसमें हमने साइन की पावर n(x) dx कंसिडर किया था, और अब वो इक्वेशन दिखने लगी है कुछ ऐसी। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, और यहाँ पे मैं लोअर लिख देता हूँ, शायद से वो इरेज हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें है ना 2 केस कंसिडर करने पड़ते हैं, जिसमें तुम n की वैल्यू एक बार लोगे इवन और एक बार लोगे ऑड। अब मैं यहाँ पे इवन नंबर कंसिडर करता हूँ 4 फॉर हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो i की वैल्यू 4 जब हम लेंगे तो उसको एज इट इज़ तुम क्या करो, फॉर्मूले में पुट करो। तो पुट इन फॉर्मूला, कैसा दिखेगा ये, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं। तो i4 इक्वल 4-1 अपॉन 4, तो i4-2, इसका आंसर क्या हुआ, 3/4 i2।
अब देखो, क्या अगर मैं I2 की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में डालूँ तो शायद सॉल्व और हो सकता है, तो क्यों ना करके देखें। तो I2 की वैल्यू अब मैं इनपुट कर रहा हूँ किसमें, सेम फॉर्मूला में। तो n-1 मतलब क्या, 2 - 1 अपॉन 2 I2 - 2। इसका क्या आया आंसर, 1/2 और I0। चलो हम यहाँ तक पहुँच गए। क्या हम इसको फर्दर कर सकते हैं, अगर मैं इसको ये वाली इक्वेशन को I0 को वापस से ये वाली इक्वेशन में डालूँ तो क्या ये वैलिड होगा। तो चलो मैं तुमको दिखा ही देता हूँ। तो अगर हम I0 लें तो क्या हो जाएगा, 0 - 1/0। अब देखो, मैंने तुमको बताया था कोई भी इक्वेशन हो, 88/0 हो, 100/0 हो, तो ये इनवैलिड ही है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ गई ना एक बार, तो समझ जाना ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा होता 0/88 या फिर 100/88, मतलब 100/88 नहीं, 0/100, तो ये वाले इक्वेशन होते एकदम सही। अभी देखो ये वाला टर्म आ गया, इसके नीचे ज़ीरो आ गया, तो ये इक्वेशन हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसमें तो डाल के सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या किया हमने, देखो स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, तो जब हम डालेंगे 0/π/2 और साइन की वैल्यू जब हम ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ज़ीरो से π/2 और ये हो जाएगा 1 dx। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए, अगर तुम, चलो मैं इसके बेसिक्स थोड़े नीचे लिखता हूँ। बेसिक्स, अगर तुम कोई भी वैल्यू लो, सपोज ए की वैल्यू 0, तो हमेशा उसका आंसर 1 होगा। अब तुम साइन का पावर 0 लो तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। ई की पावर 0 लो, उसका भी आंसर क्या होगा, 1। मतलब कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 100 या फिर इतना लंबा नंबर, देखो इतना लंबा नंबर, उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो भी इसका आंसर क्या है, 1। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 1 आया। ऑल्सो अब देखना, तुमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये वाला देखो, ये तुमको याद होगा कि कोई भी x की पावर n होगा तो उसका इंटीग्रेट कैसा होगा, xn+1 अपॉन n+1। अब ऊपर वाले इक्वेशन में क्या आया है, ऊपर वाले इक्वेशन में 0 से लेके π/2 और 1 dx आया है ना। तो क्या मैं इसको x की पावर 0 = 1 लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैंने इसको रिप्लेस किया इससे, 0 से लेके π/2 और रिप्लेस किया x की पावर 0 dx, तो क्या मैंने इक्वेशन को कुछ चेंज किया, मतलब कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं। मैंने इक्वेशन को वैलिड भी रखा, बस मैंने x की वैल्यू को x की पावर 0 कर दिया, x के टर्म्स में लिख दिया मतलब। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसको तुम करो फॉर्मूला में पुट। फॉर्मूला कौन सा, इसको हम अगर नाम देते हैं 2, तो फॉर्मूला 2। तो जब हम वैल्यू को एज इट इज़ पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x 0+1 अपॉन 0+1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है, तो 0 से लेके π/2। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी अब, x1/1 जो कि कैसे होगी, x π/2। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसको फर्दर सॉल्व करने में आंसर क्या आएगा, π/2 -0, तो π/2। अब मैंने सेम किया है यहाँ पे, तो देखना यहाँ पे हुआ x
और 0 से लेके π/2। इसका आंसर क्या आया? π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। तो हमारी I0 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? I0 की वैल्यू इक्वल टू π/2। ये हुआ इवन नंबर के अंदर केस। तो देखो, अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऑड नंबर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया चलो 5। इसको भी फॉर्मूले के अंदर पुट करो, पुट इन फॉर्मूला। तो I5 कैसा होगा? I5 इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 5 I5 माइनस 2। क्या हुआ? 4 अपॉन 5 I3। अब देखो, जैसे हमने पहले वाले इवन नंबर में किया था, हम I की वैल्यू फाइंड आउट करते जा रहे थे, वैसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो I3 इक्वल टू क्या? 3 माइनस 1 अपॉन 3 I3 माइनस 1। इसका आंसर क्या है? 2 अपॉन 3 I2। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 होगा ना, 2। 3 माइनस 2, यहाँ पे आएगा I की वैल्यू 1। अब हमने देखो यहाँ पे I की 0 वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब हम I की 1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये भी हम कौन से इक्वेशन से करेंगे? ये वाले इक्वेशन से। तो अगर I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 0 से लेके π/2 साइन की पावर, अब n 1 है ना, तो 1x dx। अब तुम्हें पता ही है कि साइन की वैल्यू, मतलब साइन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। और इसमें क्या होगा? 0 से लेके π/2 की वैल्यू, उसके बाद माइनस कॉस एक्स की जगह अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह। तो π/2 ब्रैकेट्स माइनस माइनस कॉस क्या आएगा? 0। तो मैं फर्दर स्लाइड को थोड़ा एडिट करता हूँ। अब मैं ये इक्वेशन को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूइंग ऑड नंबर कैलकुलेशन। तो ये कैसा दिखेगा? ये होगा कुछ माइनस कॉस π/2 की वैल्यू क्या थी? 0। तो ये तो वही हो गया 0, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है पता है? 1 होती है। अब 1 होने के बाद अब देखो तुम, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। तो आंसर आया हमारा +1। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि I1 की वैल्यू इक्वल टू 1। अब हमारी इक्वेशन कैसा दिखेगा I3 का? तो I3 हमारा दिखेगा कुछ ऐसा, 2/3। और यही था हमारा ऑड और इवन नंबर का केस। अब तुम इसमें नोटिस करो कि इवन नंबर दिया तो π/2 की वैल्यू आई, लेकिन जब ऑड लिया तो 1 आई। तो यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जब ऑड नंबर या फिर चलो इवन नंबर, जब इवन नंबर यूज करते हैं, इवन नंबर यूज्ड, तो लास्ट में क्या आता है? π/2, एकदम लास्ट वैल्यू। और जब हम ऑड नंबर यूज करते हैं, ऑड नंबर, तो लास्ट में क्या आएगा? 1। यही था तुम्हारा इवैल्यूएशन साइन की पावर n, जब उसमें लिमिट्स दी हो 0 और π/2। तो देखो, अब यही है हमारा कंक्लूजन की जब n की वैल्यू इवन होगी तो तुम देखो यहाँ पे लास्ट में
5/2 अवेलेबल है। और जब n की वैल्यू ऑड है तो यहाँ पे 1 वैल्यू है। और दोनों का देखो, ये जो इक्वेशन का पार्ट है और ये जो इक्वेशन का पार्ट है वो सेम है। फर्क क्या है? इवन और ऑड का। तो अगर i की वैल्यू इवन होती 4, तो क्या करना? कुछ नहीं, वो जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला कौन सा था? ये वाला, आई एन इक्वल टू n-1 अपॉन n i n-2, इसको ही फॉलो करना है। तो क्या होगा? 3/4। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, i2। अब मैं जब i2 को फाइंड आउट करूँगा तो वो क्या आएगा? 1/2, उसके बाद i0। और तुमको पता ही है कि 1/2 और जो i0 की वैल्यू है वो क्या होती है? पाई, 5/2। अब देखो, ये सारे वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी? i4 इक्वल टू 3/4, i2 की वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ अभी, क्या है? 1/2 और 5/2। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना सेम। अब मैं तुमको पता क्या करके दिखाऊंगा? ये सेम इक्वेशन का यूज़ करके ऑड का दिखाऊंगा। ऑड की वैल्यू चलो फाइंड आउट करते हैं। अब हम ले रहे हैं 5, इसको डालो फॉर्मूला में, तो क्या होगा? 5 4/5 और i3 क्या होगा? फॉर्मूला को फॉलो करो, 2/3 i1। और अब तुमको याद रखना है कि i1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्या आया आंसर? 2/3 इंटू 1। अब तुम i3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। i3 की वैल्यू क्या आई? ये आई। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद i5 की वैल्यू क्या होगी? 4/5, 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 1। और तुम देखना अभी ऊपर ये भी आया सेम आंसर, ये जो है ना बॉक्स बनाया। तो देखो, हमने सेम फार्मूला से इवन भी कंसिडर करके और सॉल्व कर दिया और ऑड भी कंसिडर करके सॉल्व कर दिया। तो अब हमने मेजर लीप ले लिया है, हमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए और हमने सॉल्व करना भी सीख लिया है। अब हम जो डेरिवेशन करेंगे आगे के, वो इतने फास्ट होंगे क्योंकि अब तुम्हें बेसिक्स पता है। तो तुम तो अब शायद खुद से भी करने लग जाओ। तुम अगर बुक भी रेफ़र कर रहे हो तो तुम बुक में भी ध्यान से देखना, तुमको अब इक्वेशन समझ में आने लगे होंगे। तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला स्टेप क्यों हुआ, और जब तुमको क्यों हुआ क्लियर है तो तुम अब खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। और यही था मेरा गोल। अब हम फटाफट से डिराइव करते हैं आई एन, इसका रिडक्शन फार्मूला कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? इसको दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, घूम फिर के बाय पार्ट्स का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। और तुम अगर नोटिस करोगे तो ज़्यादातर जो जो भी सॉल्यूशन है, डेरिवेशन के हो या फिर प्रूफ डैट के हो क्वेश्चंस, वो बाय पार्ट्स के कंसेप्ट से होते हैं। तो हमने क्योंकि अपने बाय पार्ट्स के कंसेप्ट पहले वाले वीडियो में क्लियर कर लिए, तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो यूजिंग बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में क्या था? बाय पार्ट्स में था एक सीरीज जिसको बोलते हैं लाई 8। अब देखो ये कौन सा टर्म है? ये इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? -1। और ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसके सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रेफरेंस मिलेगी। तो हमारी u की वैल्यू क्या हो गई? u की वैल्यू cos की पावर n-1 हो गई। और जो रह गया उसको हम लिखेंगे cos x। ठीक है।
और तुमको पता ही है कि बाय पार्ट्स में हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर चूजिंग u वैल्यू। तो तुमको याद रहेगा कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, u वैल्यू। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसा था, फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स ये था इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v इक्वल्स u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx और dx। और तुमको पता होगा ये कि ये वाला dx ये वाले छोटे वाले इक्वेशन के लिए और ये वाला dx पूरे इक्वेशन के लिए है। तो वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इक्वेशन। तो u की वैल्यू क्या है, cos n-1 x इंटीग्रेशन cos x dx, नेगेटिव साइन, डेरिवेटिव ऑफ क्या, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, cos n-1 x dx इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, cos x dx। चलो अब हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। फाइंडिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। तुम चलो मैं इसको थोड़ा एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक और बार क्यों कर रहा हूँ, मतलब कंप्लीट तो नहीं करूँगा एक्सप्लेनेशन, बस इतना कि तुम्हें रिवीजन होते रहे साथ साथ में। तो हम क्या करते थे कि a की वैल्यू लेते थे cos a। तो लेट, थोड़ा चिप हो गया ये, अच्छे से लिख देता हूँ, लेट a इक्वल्स cos x। हमारी इक्वेशन अब कैसे दिखेगी, d a n-1 अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी अगर डेरिवेटिव हो, सपोज डी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ पे डी साइन एक्स के नीचे अगर डी ए होता तो क्या होता, ये इक्वेशन गलत हो जाती। तो इसको वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं कि dn-1 अपॉन डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं डी ए अपॉन डी ए से। और उसके बाद क्या होता है कि ये इक्वेशन को अगर हम साथ में कंसिडर करेंगे ना तो ये वैलिड हो जाता है, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ ए है। ए का जो टर्म है, जो ए वेरिएबल है, वो साथ में होने चाहिए तो वो वैलिड होता है। तो देखो अब क्या होगा, अब तुमको ये वाला इक्वेशन पता है कैसे सॉल्व होता है। ये बाहर आएगा n-1 अपॉन a n-1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा d। अब a की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो, क्या होगा ये cos x अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे भी टर्म वेरिएबल सेम है, यहाँ पे वेरिएबल सेम है। तो हमने क्या किया है कि पूरे इक्वेशन को घुमा के सॉल्व किया है। n-1 a n-2 इंटू, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। फाइनल इक्वेशन क्या हुआ, अब हम a की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। फाइनल इक्वेशन हुआ n-1 cos n-2x नेगेटिव साइन x। तो अब मैं जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है ये वाला, इसको करूँगा सब्सटीट्यूट। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो cos n-1 x इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या था,
साइन एक्स। और तुम ये फॉर्मूला रेफर कर सकते हो, फॉर्मूलाज जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया, अब इसकी बारी आ गई है। तो n-1 cos n-2x माइनस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का ये वाला, इसका होगा साइन एक्स और dx। और ये dx किसका है, ये पूरी इक्वेशन का है। चलो आगे करते हैं सॉल्व। तो पहले तो ये लिख देते हैं cos n-1 x साइन x। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, अब ये n-1 क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, तो हम बाहर लिख लेते हैं। जितना हमारा इक्वेशन लेस कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। cos n-2x साइन, अब देखो ये टर्म मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गेट्स मल्टीप्लाइड। जैसे नहीं a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक वैसे ही। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुमको पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम करेंगे सब्सटीट्यूट इसके अंदर। ये हम क्यों करते हैं पता है, देखो यहाँ पे कॉस की टर्म है और यहाँ पे कॉस की टर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं कि टर्म्स को एक जैसा कर रहे हैं। यहाँ पे भी कॉस बन जाए, यहाँ पे भी कॉस बन जाए। और यहाँ पे कॉस एक्स बनाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाता है हमारे सॉल्विंग के लिए। हमारे इक्वेशन अब देखिएगा कुछ ऐसा, cos n-1 x साइन x प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय cos n-2x 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। कंटिन्यूइंग cos n-1 x साइन x प्लस n-1 इंटीग्रेशन cos n-2x नेगेटिव cos n-2 प्लस 2x dx। अब तुमको इसका कंसेप्ट पता ही होगा कि कोई भी टर्म हो, अगर सपोज a n-2 हो और इंटू ए स्क्वायर हो, तो वो क्या होता है, a n-2 और प्लस 2। तो यही हमने यहाँ पे किया इम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब तो हमारे लिए सिंपल हो गया, तुम लोग भी अब सॉल्व कर रहे होगे खुद से, आई होप, और यही मेरी उम्मीद है कि तुम लोग खुद से ज़्यादा सॉल्व करो। क्योंकि अगर तुम देखोगे और सॉल्व नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत तो सीख लोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं सीखोगे, लेकिन क्या है, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन को थोड़ा नीचे लिखता हूँ। इंटीग्रेशन cos n-2x नेगेटिव, अब देखो +2 और -2 कट के क्या बचा, n x और dx। अब हमें देखो क्या पता है,
हमें पता है, वी नो दैट, हमने आई एन को लेट किया था क्या, इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स डी एक्स। अगर हम आई एन माइनस टू लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट आई एन एंड आई एन माइनस टू। तो मैंने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन और इंटीग्रेशन का आई एन माइनस टू माइनस आई एन। अब तो तुम्हारे पास ये एक तरह का खेल ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आई एन था ना पहले से स्टार्टिंग में, तो अब कुछ नहीं, नेगेटिव मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का खेल है। तुम्हारा डेरिवेशन तो हो ही गया है एक तरह से। तो आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन साइन एक्स प्लस, अब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, पहले ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। कैसे, तो एन मल्टीप्लाई आई एन माइनस टू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था, एन मल्टीप्लाई आई एन। फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव वन, इसलिए मैंने नेगेटिव से स्टार्टिंग की है। तो नेगेटिव वन इंटू ये कुछ भी करो ना, वन इंटू कोई भी वैल्यू तो वो वाली वैल्यू आती है, मतलब वन इंटू फाइव करो तो फाइव आएगी। तो यहाँ पे वन इंटू आई एन माइनस टू हुआ तो एन माइनस टू हुआ। अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो क्या हुआ, पॉजिटिव आई एन। अब देखो यहाँ पे आई एन कॉमन है, यहाँ पे आई एन कॉमन है, यहाँ पे आई एन कॉमन है, तो सबको एक जगह भेज देते हैं ना। तो सबको एक जगह भेजने के बाद क्या होगा, और तुमको पता ही है कि अगर यहाँ पे कोई भी साइन, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, आई एन यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आई एन। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो वहाँ क्या होगा, नेगेटिव आई एन इक्वल। अब जो इक्वेशन बच गया उसको एज इट इज लिख लो, एक्स साइन एक्स प्लस एन डॉट आई एन माइनस टू माइनस आई एन माइनस टू। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा कट। क्या बचेगा फिर, आई डॉट एन डॉट आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस, अब देखो मैं यहाँ पे आई एन माइनस टू को कॉमन ले रहा हूँ, मतलब क्या, एन माइनस वन। इसमें क्या किया है मैंने, टेकिंग कॉमन। कॉमन पता ना कैसे लेते हैं, कि अगर ए बी प्लस ए सी हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी प्लस सी। तो मैंने सेम चीज़ की है इम्प्लीमेंट यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये वाले इक्वेशन को, कॉपी होगा क्या, ये हो गया, चलो अच्छी बात है, काम आसान कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है ना उसको करेंगे यहाँ पे भेजेंगे। क्या हुआ, आई एन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स अपॉन एन प्लस, अब मैं इसको एक इस तरफ लिख देता हूँ, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फोर इंटू फाइव लिखो या फाइव इंटू फोर लिखो, एक ही बात है। तो वो भी मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे भी, एन माइनस वन आई एन माइनस टू, और जो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था वहाँ पे जो, जब ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे भी कुछ इक्वेशन ऐसे दिखेगी। तो ये रहा तुम्हारा डेरिवेशन कॉस की पावर एन एक्स का, और इसमें भी
सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट इसका, वो जो तुमको इवैल्यूएशन दिया था ना, सेम कंसेप्ट ऑफ इसका 0 से लेके π/2 cos n x dx का, ये मैच करता है किससे? साइन से, जब उसकी पावर है 0 से लेके π/2। अब मेरा मतलब क्या है इससे, कि जब भी जैसे साइन एक्स में होता था कि इवन नंबर पे क्या देता था वो? π/2, यहाँ पे भी वो वैलिड है। और ऑड नंबर पे क्या देता था? 1। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है। तो अब जाने से पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन देके जाता हूँ, तुम क्या ये सॉल्व कर सकते हो? π/3 cos की पावर 6 x dx, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। सेम कंसेप्ट होगा, इसमें मैं बता देता हूँ कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा। तो कंसेप्ट यूज़ होगा कौन सा? जिसमें देखो इवन और ऑड का था, इवन में लास्ट में π/2 आता है और ऑड में लास्ट में 1 आता है। तुम बुक को रेफर कर सकते हो, और रिडक्शन फार्मूला में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक स्माइली फेस भी।